नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है जब एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ही कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स हैं। तो आमतौर पे एक एग्जाम के अंदर एक सवाल बनता है जहां पे आपसे कुछ कंडीशन दी होती है और आपको पहचानना होता है कि कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बेसिकली आपका कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं कि एक्वायर करने के पर्पस के लिए किया जाता है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी वर्किंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है और साथ ही साथ आपकी जो कह सकते हैं कि जो एसेट है उसका जो लाइफ स्पैन है उसे भी ये इंक्रीज कर सकता है। दो तीन बातों पर ध्यान देना है। कैपिटल नेचर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके जो खास खास फीचर हैं, उनमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये बेसिकली आपके लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं उनके लिए आप खर्च करते हो। इसके अलावा आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो प्रोडक्ट की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन को ये इंक्रीज कर सकता है। और इसके अलावा ऐसा कोई खर्चा जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दे, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये बातें आपको पकड़ में आ रही होंगी तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे कि अगर कोई एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए खर्च किया जाता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खर्च किया जाता है, आपके जो एसेट है उसकी लाइफ को इंक्रीज कर रहा है, इसके अलावा आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे डिक्रीज करने के पर्पस के लिए खर्च किया जाता है, तो वो सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे। दूसरी चीज, यहां पे जो अमाउंट खर्च होता है वो ह्यूज अमाउंट खर्च होता है और उसका बेनिफिट भी आमतौर पे आपको ज्यादा समय तक मिलता है, यानी कि आपकी जो रिमेनिंग लाइफ होगी, उस लाइफ जो एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ होगी उसके लिए वो काफी यूजफुल होता है। तो ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बेसिक इंट्रो हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ चीजों को और देखेंगे। तो देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए कौन कौन से बेसिकली पर्पस होते हैं। तो यहाँ पे है कि इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, नीचे कुछ पर्पस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर उनमें से कोई भी पर्पस होता है उस खर्च करने का तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपका पर्पस ऑफ कैपिटल फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया है उसके पीछे का जो रीजन है वो फिक्स एसेट को परचेज करना है, तो भी वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। फिक्स एसेट को परचेज करने का मतलब क्या है, जो फिक्स एसेट आपने परचेज किया है वो बिजनेस में प्रॉफिट मतलब उसको इसलिए नहीं आपने परचेज किया है कि परचेज करने के बाद उसको आप दोबारा फिर से रिसेल करेंगे, और रिसेल पर्पस नहीं होना चाहिए। आपने जो परचेज किया है अपने बिजनेस में आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और उससे फ्यूचर में उसकी हेल्प से प्रॉफिट अर्न करेंगे, ना कि आप इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तो आपका हो गया परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट आपका डायरेक्टली जो है वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। दूसरा है इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट। जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं अगर उनमें हम इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई खर्च करते हैं, इंप्रूवमेंट का मतलब जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि कोई भी अमाउंट आपने इस पर्पस के लिए खर्च किया है कि उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए, उससे आपकी जो बिजनेस है बिजनेस की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, और इस तरीके के जो भी खर्चे आप कर रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे क्या हैं आपके लिए कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर के हैं। जैसे सपोज आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपने एक कह सकते हैं कि एक आपका एक घर है जिसको आपने रेंट पे उठा रखा है। अब सपोज रेंट पर जब उठाया था तो उसका 7,500 रुपीज रेंट था। आपने क्या किया, उसी घर के अंदर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए आपने क्या किया, उसमें मार्बल लगवा दिया, पूरे घर में मार्बल लगवा दिया, टाइल्स लगवा दी, डेकोरेशन बेहतरीन करवा दिया, और दोबारा उसको जब रेंट पर उठाया तो वही 10,000 रेंट पर उठ गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से समझें तो आपने क्या किया, अपनी एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट की कंडीशन को इंप्रूव किया और उससे आपकी अर्निंग एबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये भी जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उस
जो फर्म की एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, उसका इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो वो सारे खर्चे बेसिकली कैपिटल नेचर ट्रीट किए जाएंगे। आपकी अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज होती है, किसी भी फिक्स असेट पर कोई पैसा इसलिए खर्च किया गया जिससे आपकी बिजनेस की जो अर्निंग है वो अगर बढ़ जाए, तो उस खर्चे को भी हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जो थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है वो है आपका इरेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। जैसे इरेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट का मतलब हो गया कि कोई आपकी बेसिकली कह सकते हैं बिल्डिंग है जिसका आप एक्सटेंशन करवा रहे हैं। जैसे सपोज आपके पास एक बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग आपकी 3 स्टोरी पहले से थी, मान लीजिए कि 3 स्टोरी ऑलरेडी उसमें पहले से बना था। आपने क्या किया, उसमें 1 स्टोरी और एक्सटेंड करवा दिया। तो अगर आपने उसमें कुछ एक्सटेंशन करवा दिया तो एक्सटेंशन जो है बेसिकली वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी तरीके का एक्सटेंशन करना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करें हम लोग, तो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें बहुत स्टार्टिंग में स्टैब्लिशमेंट पर्पस के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट में खर्च किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट भी हमें लंबे समय तक मिलता है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं। अब आता है बारोइंग कॉस्ट। ये एक पॉइंट जो है एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आमतौर पे जो पीजीटी एग्जाम्स होती हैं या टीजीटी एग्जाम्स होती है, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो बारोइंग कॉस्ट है, एक बार उनको समझ लेते हैं। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बारोइंग ऑफ फंड्स, यानी आपने कोई फंड बारो किया है और उस फंड बारो करने के लिए आपने कोई इंटरेस्ट या कोई कॉस्ट इनकर करी है, तो वो जो आपकी कॉस्ट होगी वो बेसिकली आपकी कैपिटल नेचर की कॉस्ट कही जाएगी। जैसे कि आगे और बताया गया इसमें कि दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, यानी जो कॉस्ट है आपकी वो उसका डायरेक्टली संबंध होना चाहिए उस चीज के कंस्ट्रक्शन से या उसके एक्विजिशन से या प्रोडक्शन प्रोसेस से, तो वो आपकी कॉस्ट जो होगी बेसिकली बारोइंग कॉस्ट के अंदर कंसीडर की जाएगी। जो कि जैसे आप उसको ऐसे समझो कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो और एसेट पे इंस्टॉलेशन पे कोई पैसा खर्च करते हो, तो एसेट के इंस्टॉलेशन पे खर्च किया गया पैसा भी जो है आपका बेसिकली वो भी आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ही है। सेम उसी तरीके से बारोइंग कॉस्ट भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कंसीडर की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। तो जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ लिया जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कहा गया कि इफ एक्सपेंडिचर इज मेड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एनी कैपिटल एसेट, अगर आपका पर्पज किसी कैपिटल एसेट को खरीदना नहीं है, आपने जो खर्चे किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि जो आपका बिजनेस है, बिजनेस की जो वर्किंग है वो आपकी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उस वर्किंग को मेंटेन करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस करने होते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने एक एसेट तो खरीद ली, तो जब एसेट खरीदा था तो एसेट को खरीदने वाले जो खर्चे थे वो खर्चे थे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे जो पैसे आपको खर्च करने होते हैं, एक एग्जिस्टिंग जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की, उसे प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं वो होता है आपका क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि स्पेंड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आप बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदते हो तो ये क्या है, ये आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उदाहरण हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर जिसका पर्पज एक्वायरिंग गुड्स फॉर परचेज फॉर रीसेल, आपने कोई पैसा इसलिए खर्च किया है कि आप कोई गुड्स एक्वायर करेंगे और उसको बाद में क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। अगर रीसेल करना पर्पज है, कंजप्शन उसका पर्पज है, तो वो खर्चे आपके कैसे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ आपने एक्वायर किया था, पर्पज क्या था आपका, उस एक्सपेंसेस की वजह से वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना, अर्निंग एबिलिटी को जनरेट करना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां कोई खर्चा किया, पर्पस क्या है आपका, उस चीज को हम रिसेल करेंगे या उसको हम खुद कंज्यूम करेंगे, तो वो खर्चा आपका हो जाएगा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट आप करवा रहे हैं, जो मर्केंटाइज गुड्स होते हैं जो रिसेल के लिए खरीदते हैं, वो सब कुछ आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे कि जो जिनका संबंध आपका प्रोडक्शन से है,
या परचेज ऑफ गुड्स से है, जैसे कि वेजेस, पावर, फ्रेट, कैरेज, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें तो कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते चलते हैं। कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे मेंटेनिंग फिक्स असेट। मेंटेनिंग फिक्स असेट इसलिए किसी भी देखिए एसेट को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। तो जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। जैसे रिपेयरिंग पर खर्च किया गया कोई पैसा, रिन्यूअल पर कोई पैसा खर्च किया गया, वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन है आपका फिक्स असेट पे, वो भी क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे खर्चे, सैलरी, रेंट, टेलीफोन, पोस्टेज, वो सारे खर्चे जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे खर्चे आपके क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिया है किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, वो लोन हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया कैपिटल नेचर। लेकिन आपने बिजनेस में जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है, जैसे कि गुड्स वगैरह खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, अगर किसी लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर आपकी कोई लॉस हो जाती, सेल करने से लॉस हो जाती, या आपकी है लॉस बाय थेफ्ट, या है लॉस बाय फायर, ये भी आपकी जो होंगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कही जाएंगी। तो इनको आपको कंसिडर करना है, यहीं से पॉइंट्स क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एंटरप्राइज टू डिस्चार्ज इटसेल्फ फ्रॉम रिकरिंग लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी है जिस लायबिलिटी को आपको डिस्चार्ज करना है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी जनरेट हो गई और उसका पेमेंट करना है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई किसी को कोई लमसम अमाउंट पे करना है, जैसे पेंशन वगैरह का पेमेंट होता है, तो वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही कुछ पॉइंट बारीकी से बना के पूछे जाते हैं और जहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास दिक्कत आनी चाहिए, इजिली इसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द बिजनेस। जिस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खर्चे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी तरीके कोई प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चल गया, कोई मतलब ऐसे ही कोई कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया जिसमें आपको दिक्कत हो रही, तो उसको आप क्या करेंगे, कैंपेन चलाएंगे उसके अपोजिशन में, वो जो खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सीसीटीवी कैमरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं तो वो दिखे, अगर देखें तो वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू क्यों होगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। तो सिर्फ प्रोटेक्शन से आपको डायरेक्टली समझना है कि वो उसका नेचर कैसा है, उसका खर्चा जो है वो ऑपरेटिंग नेचर का होगा, तभी वो आपका रेवेन्यू कहा जाएगा। अब देखा जाए एक्सपेंडिचर इनकर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग इफिशिएंसी, तो एग्जिस्टिंग इफिशिएंसी के लिए जो खर्च होता है वो जाहिर सी बात है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही होंगी। अब हम यहाँ पे इसके डिफरेंसेस को जरा एक नज़र इसमें फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एनी कैपिटल एसेट, किसी कैपिटल एसेट को एक्वायर करना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये सारे खर्चे, या उससे आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाए तो वो सारे खर्चे कैपिटल नेचर के हैं। कोई एक्सपेंसेस जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी है वो है आपका रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेवेन्यू नेचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं और मोस्टली सबको पता रहती हैं पहले से ही। कुछ और बातें, कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन हम रेवेन्यू को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो कैपिटल को हम शो करते हैं, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को हम इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में दोनों जगह शो करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में उतना पोर्शन शो करते हैं जो डेप्रिशिएट हो गया है, बैलेंस शीट में हम उसका रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है वहां शो करते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू होता है वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाता है। इसकी बात करें तो ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, कभी कभी होता है, और ये आमतौर पे रिकरिंग नेचर का होता है, जनरली होता है। इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है और इसका बेनिफिट आपको सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिलता है, 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है।
अर्निंग कैपेसिटी की बात हम करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है और ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। और हम मैचिंग कंसेप्ट की बात करें तो ये नॉट मैच विद द कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट के साथ मैच होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये सवाल बन सकता है, एक स्टेटमेंट वाइज सवाल आपसे पूछ लिया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मैच विद द कैपिटल रिसिप्ट, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में कुछ और पूछ लिया गया, दूसरे स्टेटमेंट में पूछा गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मैच विद द करंट रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा सही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल रिसिप्ट के साथ मैच नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बट रेवेन्यू मैच करते हैं, ये दोनों में फर्क था। तो बारीकियां समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कहीं से भी बन सकता है। अब देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही नेचर के हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है, उनका जो यूज होता है वो आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिलता है। यानी कि कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने खर्च तो कर दिया लेकिन उसका यूज एक साल में नहीं हो पाया, अगले साल भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो एक्सपेंस आपका हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बात का ही ध्यान रखना है कि इसका जो बेनिफिट होता है वो आपका एक बेसिकली अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा आपको मिलता है, ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे देख लेते हैं, कुछ चीजें हैं यहाँ पे कहा गया है कि द गाइडेंस नोट ऑन द टर्म्स यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक कुछ हमें गाइडेंस नोट दिया, उसको जरा यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड और अ लायबिलिटी इनकर्ड, यानी पेमेंट आपने दिया और जो लायबिलिटी इनकर्ड हुई है जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा, यानी विल बेनिफिट ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ और पीरियड्स, मतलब एक से ज्यादा वर्षों के लिए जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ट्रीटमेंट सेम वैसे ही होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 25,000 रुपये हमने किसी चीज पे खर्च कर दिए और पहले साल इसका मान लीजिए हमने हाफ पोर्शन यूज किया, तो पहले साल 12,500 रुपये आपके पीएल अकाउंट में चले जाएंगे डेबिट में, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होगा 12,500 रुपये का वो अगले साल पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। इसमें का जो 12.5 बचेगा वो एज अ फिक्सटीशियस एसेट हम बैलेंस शीट के एसेट में शो कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये यूज हो जाएगा तो बैलेंस शीट के एसेट में ये वैल्यू निल हो जाएगी। तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली आप इजीली इसको समझ पाए होंगे। आप यहाँ पे देखें तो कहा गया है कि एसेट साइड में इसको हम शो करते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है टाइम होता है बेसिकली, और ये चार्ज होता है अगेंस्ट रेवेन्यू। तो इसको हम रिटर्न ऑफ पोर्शन को हम कहाँ शो करते हैं, रिटर्न ऑफ पोर्शन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड जो रिमेनिंग होगा आपका वो बेसिकली शो किया जाएगा पीएल अकाउंट के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं, कुछ नोट्स इसमें और हैं, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था वैसे कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये भी कहा गया है कि दे आर सिचुएटेड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी पोर्शन में हम शो करते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं ऑलवेज इंटरचेंज फॉर द इनकम, ये इनकम के लिए इंटरचेंज होती हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं बेसिकली वो इनकम जनरेट करने, मतलब इंटरचेंजेबल होती हैं आपकी इनकम के साथ। The capital receipt is the kind of cash flow in the business that does not occur over again and again. जैसा भी आपने पहले ही देखा कि नॉन रिकरिंग है तो ये बिजनेस में बार बार नहीं होगी, एक बार जनरेट हो गई तो ये बार बार नहीं होगी। लेकिन जो कैपिटल एसेट है, रिसिप्ट है, उसकी खराबी ये है कि ये आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, इसके अलावा फ्यूचर में लायबिलिटीज को ये बढ़ाएगी और आपके एसेट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहां भी एक सवाल आपसे बनता है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच इंक्रीजेस द लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस द एसेट इन द फ्यूचर। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही कोई एक और स्टेटमेंट बना दिया, तो अब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको इस तरीके के फ्लक्चुएशन से होपफुली बिल्कुल बचाएगी। आगे है ऑल द कैपिटल रिसिप्ट आर फ्री फ्रॉम टैक्सेशन।
हालांकि जितनी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वहां पे लिखा है कि फ्री फ्रॉम टैक्सेशन अनलेस देयर इज अ प्रोविजन टू टैक्सेस इट। देखिए जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं दीज दे आर फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, बट जो कैपिटल गेन होती है, बात को समझने की कोशिश करिएगा, कैपिटल गेन एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों चीजें अलग हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है एक प्लॉट आपने बेचा 55 लाख रुपए का मान लो, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू निकाली, वो निकली मान लो 30 लाख रुपए की। तो जो यहां बेनिफिट हुआ आपको, कैपिटल गेन हुई, वो हुई 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए पे आपको अंडर सेक्शन 54 में डिडक्शंस के प्रोविजंस हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट है 55 लाख और गेन है कितना 15। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होगी वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है, बट कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। उस पे कुछ प्रोविजंस हैं, वो एक अलग मसला है, उसको हम लोग कभी इनकम टैक्स में उस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ गिफ्ट एंड लोन्स आर द टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट दैट डू नॉट अट्रैक्ट टैक्स एंड टैक्स फ्री, डू नॉट अट्रैक्ट टैक्स एंड टैक्स फ्री। तो आप जानते हैं कुछ लायबिलिटीज होती हैं, तो लायबिलिटीज वो टैक्स फ्री होती हैं कुछ केसेस में, वो सब इनकम टैक्स का विषय है, तो वहां हम उस पर कभी डिटेल में और बात कर लेंगे, लेकिन यहां पे बस बेसिक बातें समझना है आपको। सो इन एडिशन टू नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसिप्ट आर दोज नॉन रूटीन रिसिप्ट विच आर आइदर बिकम अ लोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉज अ विविड डिप्लेशन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए वही बताया गया कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी और एसेट आपकी फ्यूचर में कम होगी, ये पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहती है। कुछ केसेस हैं, फटाफट समझ लेते हैं इनको भी। जैसे कि अगर आप कभी कोई एडिशनल कैपिटल लेते हैं, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा डिवेंचर इशू करते हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट है। लोन बारो करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट है। कोई इंश्योरेंस क्लेम आपकी थी, वो आपको क्लेम हो गई, वो कैपिटल रिसिप्ट है। इंश्योरेंस इशू किया है शेयर का, जाहिर है कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट को जान लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है किसी भी बिजनेस का मेन सोर्स है। बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। जो बिजनेस आप परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पर, उसमें जो रिसिप्ट आपको मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। विदाउट रेवेन्यू रिसिप्ट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो ये जरूरी है कि बिजनेस में रेवेन्यू रिसिप्ट हो। नॉर्मल एंड कोर बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब है कि ये जो रिजल्ट है, जो आपकी नॉर्मल या कोर बिजनेस एक्टिविटी है, उसका जो आउटकम है वो क्या है? वही है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको तभी होगा जब बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, उन्हीं में से प्रॉफिट आप कमाते हैं। तो ये नॉर्मल बिजनेस का रिजल्ट है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो रिसीविंग मिलती है वो बेसिकली आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। ये आपकी बेसिकली आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं, तो और इनका बेनिफिट भी आपको करंट अकाउंटिंग में मिलता है। तो यानी जो डे टू डे आपकी जो पीरियोडिकल एक्टिविटीज हैं उनसे जो इनकम मिल रही है वो सारी हम रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर शामिल करते हैं। एक दो पॉइंट के थ्रू इसको फटाफट समझ लेते हैं। जैसे कि किसी भी तरीके की इन्वेंट्री जिसको हमने बेचा, कोई सर्विस हमने की दी, उसके बदले में पैसे मिले हमें, डिस्काउंट रिसीव किया, स्क्रैप सेल किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, ये सारी चीजें आपकी क्या है? वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसके बाद हम लोग अगर इनका डिफरेंस देखें तो एक नजर इनके डिफरेंस पे फटाफट डाल लेते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं बेसिकली वो जनरेट होती हैं कहां से? इन्वेस्टमेंट से, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्हें हम शामिल करते हैं। जैसे आपने आज के रेट में, आज से 10 साल पहले आपने एक प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट मान लो आपको मिला 5 लाख रुपए का। आज आपने बेचा, बिका 50 लाख रुपए का, तो भैया 5 लाख रुपए क्या है आपके? 5 लाख रुपए हैं आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से जो पैसा जनरेट होता है वो होता है क्या? कैपिटल रिसिप्ट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्हें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखते हैं। वैसे भी ये फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटीज हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो बिजनेस में आप परफॉर्म, जो भी बिजनेस करते हैं उससे जो इनकम आती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरीके से एक दो डिफरेंस और क्लियरिटी हो जाएगी। ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करते हैं, इसे हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इनकम का सोर्स है और भैया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम ही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनसे आपकी इस कंसेप्ट की क्लियरिटी हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ आपको बताया गया, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उन सबका एक अच्छा बेसिक सा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा।
मुझे उम्मीद है कि अगर कोई डाउट या कहीं पर कोई संदेह होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी उसमें बिल्कुल आपको सुधार किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।